Hello students, welcome to my channel. I am Shweta and today we are going to study part 2 of chapter 3, that is atoms and molecules. So let's get started with the chapter. Basically हमने last part में क्या क्या topics cover किए थे. We have covered 2 laws of chemical combination. Okay. उसके बाद हमने 6 postulates देखे थे of Dalton's atomic theory. राइट फिर हमने कुछ बेसिक डेफिनेशंस देखी थी एटम्स मॉलिक्यूल्स आयंस एंड एटॉमिक मास की. ओके एंड आज की क्लास में हम क्या देखने वाले हैं कि हम केमिकल फॉर्मूलाज कैसे बनाते हैं. ओके तो उसके लिए आपको वो सिंबल्स लर्न होने चाहिए जो हमने लास्ट क्लास में देखे थे. राइट देन उसके बाद हम देखेंगे मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट किया जाता है एंड मोल कॉन्सेप्ट. मोल कॉन्सेप्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका जिसके में कि आपके काफ़ी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं. ओके सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द चैप्टर. सबसे पहले टॉपिक आता है हमारा कि हम केमिकल फार्मूलाज कैसे बनाते हैं. केमिकल फार्मूला क्या होता है? एक कंपाउंड जो है उसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कि वो किस एलिमेंट से मिलके बना हुआ है. Chemical formula is a symbolic representation of its composition. वो अपने composition की एक symbolic representation है. ओके अब हम ये देखेंगे कि हम कैसे formulas लिख सकते हैं. अच्छा उससे पहले हम ये देखते हैं कि वैलेंसी क्या होती है. The combining capacity of an element is known as valency. मतलब कि बेसिकली हम ये अभी आगे डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में हम प्रॉपर स्ट्रक्चर देखेंगे कि एटम का क्या होता है. बट फॉर नाउ अगर आप देखें तो आप ये जान लीजिए कि जिस भी कंबाइनिंग कैपेसिटी जो पावर होती है कंबाइन करने की एक एलिमेंट की उसको हम वैलेंसी कहते हैं. वैलेंसी मीन्स जो आपके लास्ट वाले शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे आप ये सर्कल्स देख रहे हैं ये ऑर्बिट्स हैं, इनको शेल्स कहते हैं. तो ये जो डॉट डॉट लगे हुए हैं ये आपके एटम्स हैं. ठीक है तो हम ये देखते हैं इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इसको कंप्लीट बनाने के लिए कंप्लीट ऑर्बिट फॉर्म करने के लिए हमारे आप ये मान लीजिए अभी कि इसमें हमें 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए ऑक्सीजन में. ठीक है तो अभी इसमें लास्ट वाले में कितने हैं? 6. लास्ट वाले शेल में लास्ट वाले सर्कल में आप देख रहे हैं टोटल काउंट डॉट्स का 6 है. तो हमें 2 और एटम्स चाहिए. ये एक एटम हाइड्रोजन से ले लेगा, एक हाइड्रोजन से, दूसरा एटम दूसरे हाइड्रोजन से. तो ये अपने आउटर मोस्ट शेल में कितने बना लेगा? पूरे 8 बना लेगा. ठीक है तो ये कंबाइन हो जाएगा. बेसिकली यही होती है कंबाइनिंग कैपेसिटी कि उसे कंबाइन करने के लिए अपना ऑर्बिट अपना शेल कंप्लीट करने के लिए कितने एटम्स चाहिए. कंबाइनिंग कैपेसिटी इज नोन एज वैलेंसी. ठीक है अब वैलेंसी के अकॉर्डिंग ये एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करके कंपाउंड फॉर्म करते हैं. ठीक है सो नाउ कमिंग टू सम नेम्स एंड सिंबल्स ऑफ आयंस. जैसे आपने आयंस पढ़ा था लास्ट क्लास में कि क्या होता है, जो चार्ज स्पीशीज़ होती हैं उनको आप आयंस कहते हैं. तो अब यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि कौन से एलिमेंट्स पे क्या क्या चार्जेस हैं. लाइक सोडियम इज़ Na पॉजिटिव, पोटाशियम इज़ K पॉजिटिव, मैग्नीशियम Mg2 पॉजिटिव, इस पे 2+ का चार्ज है. एंड आपने ये देखा था कि पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज़ को हम क्या कहते हैं? कैटायन, एंड नेगेटिव इज कॉल्ड एज एनायन. ठीक है तो आपको ये चार्जेस का भी पता होना चाहिए. ये टेबल भी आपकी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. ठीक है फॉर्मूलेज लिखने में काम आएगी ये वाली टेबल भी. तो यू शुड लर्न द सिम्बल्स एंड द चार्जेस. चार्जेस लगाना आपको क्लियर हो जाएगा जब आप नेक्स्ट चैप्टर में ना स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ेंगे तो उसमें काफ़ी क्लियरिटी के साथ ये चीज़ आपके दिमाग में बैठ जाएगी. ओके सो अभी हम देखते हैं कि क्या क्या रूल्स हमें फॉलो करने होते हैं केमिकल फार्मूला लिखने के लिए. सबसे पहला पॉइंट इज़ द वैलेंसी, और जो चार्जेस होते हैं वो बैलेंस होने चाहिए. लाइक अगर आप Na पॉजिटिव एक पॉजिटिव चार्ज है तो आपके पास एक ही नेगेटिव चार्ज होना चाहिए कंबाइन होने के लिए. ठीक है Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, सिंगल सिंगल चार्ज है, प्लस माइनस नलीफाई हो जाएंगे. तो ये बैलेंस्ड है आपस में. ठीक है ओके देन व्हेन अ कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल द नेम और सिंबल ऑफ मेटल इज रिटर्न फर्स्ट. अगर एक कंपाउंड में एक मेटल है एक नॉन मेटल है तो आप हमेशा मेटल का नाम पहले लिखेंगे. जैसे कैल्शियम ऑक्साइड में Ca
पहले आ रहा है, सोडियम क्लोराइड में सोडियम पहले आ रहा है, आयरन सल्फाइड में आयरन पहले आएगा, कॉपर ऑक्साइड में कॉपर पहले आएगा। जबकि क्या हुआ, इन सब में जो ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, सल्फर, ये सब नॉन मेटल्स हैं और ये बाद में लिखे गए हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट रूल है हमारा, इन कंपाउंड्स फॉर्म्ड विद पॉलीएटॉमिक आयंस the number of ions present in compound is indicated by enclosing the formula of ion in a bracket। जिस भी कंपाउंड में हमारे पास बहुत सारे आयंस हैं, पॉलीएटॉमिक आयन हैं, तो जो हमारे आयंस होंगे वो हमारे पास ब्रैकेट लगा के दिखाए जाएंगे। ठीक है, जैसे आपको ये दिख रहा है MgOH2, तो Mg पे जो 2 पॉजिटिव चार्ज था उसको हमने क्या किया, OH के नीचे लगा दिया, क्रॉस में चला जाता है, मतलब ये Mg पे जो चार्ज था वो नीचे ब्रैकेट पे चला गया OH के। ठीक है, इन केस नंबर ऑफ पॉलीएटॉमिक आयन इज़ 1, अगर 1 होता है, लाइक Na पे पॉजिटिव चार्ज था, सिंगल पॉजिटिव था, तो OH के नीचे हमें 1 लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको 1 शो करने की ज़रूरत नहीं होती। बट अगर वो पॉलीएटॉमिक है, उस पर 1 से ज़्यादा चार्ज है, तो यू हैव टू शो इट। ओके, तो ये बेसिक 3 पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए वाइल राइटिंग योर केमिकल फॉर्मूलाज। ओके, अब कुछ हम एग्जांपल्स देखेंगे इस पे बेस्ड कि हम कैसे फॉर्मूलाज बना सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है, H, क्लोराइड का सिंबल इज Cl। तो यहाँ पे आपको सिंबल्स पता होने चाहिए। एंड वैलेंसी क्या होती है दोनों की, हाइड्रोजन की वैलेंसी भी 1 होती है और क्लोरीन की भी 1 होती है। हमें फिर इसका कंपाउंड बनाने के लिए जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। H को इस वाले 1 से कर दिया मल्टीप्लाई और Cl को इससे, तो H और Cl, इसके नीचे हम 1 भी लिख सकते हैं, बट 1 लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो इसलिए हम ऐसे ही लिख देंगे। ओके, देन आता है हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन इज H, सल्फाइड इज S, और इन दोनों की वैलेंसीज लिखी, देन क्रॉस कर दिया। H2, H के नीचे 2 आ गया, S के आगे 1 आएगा, बट 1 लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ओके, देन इज कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन का क्या होता है सिंबल, C, एंड क्लोराइड इज क्लोरीन, तो Cl, राइट। कार्बन की वैलेंसी होती है 4 और क्लोरीन की 1, फिर आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज C1Cl4। ओके, तो इसी तरह से अगर आपको यहाँ पे मैग्नीशियम क्लोराइड दिया जाता तो सिंबल कैसे लिखते आप, Mg सिंबल हो जाता मैग्नीशियम का, क्लोराइड का Cl हो जाता, और क्लोरीन की वैलेंसी 1 हो जाती, मैग्नीशियम की 2, तो Mg को 1 से मल्टीप्लाई करते, Cl को 2 से, तो MgCl2 बन जाता आपका। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूलेज हैं, अभी और भी एग्जांपल्स हैं हमारे पास। जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड का आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है MgCl2 कैसे बना। ठीक है, देन कमिंग टू द नेक्स्ट, दैट इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम का चार्जेस 3, ऑक्सीजन का 2, फिर से आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, Al के नीचे 2 आ गया, O के नीचे 3, तो ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन गया। ओके, देन अगर हम देखें नेक्स्ट, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम एंड ऑक्सीजन दोनों की वैलेंसी 2 है, तो यहाँ पे Ca2 एंड O2 बन गया। ओके, तो अगर चार्जेस इक्वल हैं तो ये न्यूट्रलाइज हो गया, तो हम इसको रिमूव भी कर सकते हैं। अगर सेम है तो CaO भी आप इसको लिख सकते हो सिंप्लीफाई करके, राइट। देन NaNO3 है, तो ये तो डायरेक्टली बन गया क्योंकि 1 वैलेंसी है, इट इज़ सोडियम नाइट्रेट, राइट। देन आता है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज CaOH। ओके, कैल्शियम की वैलेंसी 2 हो गई, OH ऑक्साइड जो होता है हाइड्रोक्साइड, इसकी 1 है, तो CaOH2। अब OH को हमने ब्रैकेट में इसलिए किया क्योंकि OH जो है 2 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो ताकि हमें ये पता लग जाए ये जो 2 चार्ज है ये दोनों पे है, राइट। We use brackets when we have 2 or more same ions in the formula। ठीक है, तो ये सबस्क्रिप्ट में आप 2 ऐड कर देंगे। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, हमारे पास 2 हाइड्रोक्सियल ग्रुप्स हैं, 2 OH के ग्रुप्स हैं। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि 2 एटम्स हैं ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन।
इसके कैल्शियम का तो सिंगल एटम है, बट ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के डबल एटम्स हैं। ये 2 सब्सक्रिप्ट हमें शो कर रही है कि कितने एटम्स प्रेजेंट हैं फॉर ईच एलिमेंट, राइट। नेक्स्ट आता है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम का 1+ चार्ज, कार्बोनेट का 2 नेगेटिव, तो ये हमारा कंबाइन करके बन गया Na2CO3। ओके, देन आता है अमोनियम सल्फेट। अमोनियम इज NH4, सल्फेट इज SO4। फिर से आपने क्रॉस कर दिया। अब देखो आप NH4 पे आपने 2 कंप्लीट पे लगाया है, सब्सक्रिप्ट जो है लगाई है आपने 2, वो कंप्लीट ब्रैकेट पे लगाई है। क्यों? क्योंकि इसमें 2 तरह के एलिमेंट्स हैं, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो आपको इस सब्सक्रिप्ट से क्या पता लग रहा है कि NH4 में कितने नाइट्रोजन हो गए? 2 सब्सक्रिप्ट है तो 2 नाइट्रोजन हो गए हैं। लेकिन हाइड्रोजन कितने हुए? हाइड्रोजन इज 8, क्योंकि इस फॉर्मूला में H के नीचे ऑलरेडी 4 लगा हुआ है, तो 4 एटम्स तो हाइड्रोजन के पहले ही हैं। अब वो 2 सब्सक्रिप्ट जो बाहर है वो ये बता रही है कि इसको भी डबल कर दो, मतलब 4 का डबल इज 8, तो यहाँ पे 8 हाइड्रोजन के एटम्स हैं। तो आपका ये फॉर्मूला बन गया अमोनियम सल्फेट का। ओके, देन आता है आपके पास मॉलिक्यूलर मास। व्हाट इज मॉलिक्यूलर मास? मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम्स आ रहे हैं उन सब का मास आप ले लीजिए, तो वो मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। एटम्स का मास इज एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल के एटम्स का मास अगर ऐड कर दिया जाए इज मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो अगर आपको एक क्वेश्चन दिया है कि यू हैव टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O, वाटर का कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे? H2 मीन्स H का सिंगल एटम का 1 यूनिट होता है, ऑक्सीजन का 16 यूनिट होता है। तो क्योंकि H2 2 एटम्स प्रेजेंट हैं तो 2 × 1 + 1 × 16, ऑक्सीजन का तो 1 ही एटम है। ओके, तो ये 18U बन गया। इसी तरह से HNO3 का अगर आप देखें, H का जो मास होगा प्लस N का जो मास होगा प्लस 3 × ऑक्सीजन का मास। 3 किस लिए मल्टीप्लाई किया? क्योंकि 3 एटम्स हैं यहाँ पे ऑक्सीजन के, तो दिस कम्स आउट टू बी 63 यूनिट। ओके, तो ये हमारा मॉलिक्यूलर मास हो गया, राइट। देन आता है फॉर्मूला यूनिट मास। व्हाट इज फॉर्मूला यूनिट मास? It is the sum of atomic masses of all the atoms in a formula unit of a compound. एक कंपाउंड की फॉर्मूला यूनिट में आपके पास जितने भी एटम्स आ रहे हैं उनका मास। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह से निकलता है जैसे मॉलिक्यूलर मास है। द डिफरेंस इज दैट वी यूज वर्ड फॉर्मूला यूनिट फॉर दोज सब्सटेंसेस हुज पार्टिकल्स आर आयंस। फ़र्क सिर्फ इतना है, वहाँ पे हम एटम्स का मास ले रहे थे, यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं वो एक एनायन, वो है आयंस। ओके, जैसे हम NaCl का देखें, अगर Na पे क्या चार्ज था, क्रॉस मल्टीप्लाई में -1 आ गया था, इंटू 23 + 1 इंटू क्लोरीन का मास, ये टोटल मास बन गया। फॉर्मूला यूनिट मास इज 58.5U। अगर हम ऐसे ही CaCl2 का कैलकुलेट करें, Ca का मास देख लीजिए और Cl2 का मास देख लीजिए, 2 × 35.5 + 40 = 111 यूनिट। ओके, तो फॉर्मूला यूनिट मास में और मॉलिक्यूलर मास में इतना ही डिफरेंस है कि फॉर्मूला यूनिट मास में हम आयंस यूज़ करते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, और वहाँ पे हम क्या देखते थे, मॉलिक्यूल्स में, मॉलिक्यूलर मास में हम एटम्स का मास ऐड करते थे। ओके, नाउ कमिंग टू द मोल कॉन्सेप्ट, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपका इस चैप्टर का, मतलब यही चीज़ इस कंप्लीट चैप्टर में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट देखी जाती है। ठीक है, अब ये देखो कि 1 मोल अगर हम कार्बन एटम्स उठा लें तो वो इक्वल होते हैं 1 मोल, मतलब आप 1 मोल देखो किसके इक्वल होता है। 1 मोल इज इक्वल्स टू 6.022 × 10⁻29। ओके, तो ये हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इट इज़ 10⁻23। ओके, तो 1 मोल हमारा इस कांस्टेंट वैल्यू के इक्वल होता है। आप मेन चीज़ ये याद रखिए, मतलब ये
डायग्राम कंप्लीट इम्पॉर्टेंट है, बट फॉर नाउ ये चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि 1 मोल इस कांस्टेंट के इक्वल होता है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे देखें तो 2 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के साथ मिलके 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर बना रहे हैं। तो इसमें टोटल मास कितना यूज़ हो रहा है? सिंगल हाइड्रोजन का मास होता है 1 यूनिट, बट यहाँ पे क्या हो गया, 2H2 है तो 2 एटम्स हो गए, 2 एटम्स को आगे कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया, टोटल 4 एटम्स हो गए, तो 4 यूनिट हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स हो गए, जो कि 32 यूनिट ऑफ ऑक्सीजन के साथ मिल रहे हैं, क्योंकि एक ऑक्सीजन का 16 यूनिट मास होता है। ठीक है, इसने कंप्लीट कितना बनाया वाटर मॉलिक्यूल? 36 यूनिट। ओके, ये इक्वेशन का मतलब आपको समझाया जा रहा है कि इस इक्वेशन का मतलब क्या है, कि 2 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के मिल रहे हैं एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के साथ, जो कि बना रहे हैं 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। और फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट में आपको इनकी मासेस के बारे में बताया गया है। आप इस इक्वेशन को कैसे रीड करेंगे वो चीज़ बताई गई है। ठीक है, फ्रॉम द अबव इक्वेशन आप क्या देख सकते हैं कि जो क्वांटिटी है सब्सटेंस की वो उसके मास पे डिपेंड करती है और उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने कंबाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे लिए क्या होता है, ये ज़्यादा कन्वीनियंट होता है कि हम क्वांटिटी को रेफ़र करें इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रादर देन मासेस। मासेस से ज़्यादा बेटर है हम क्वांटिटी यूज़ करें, क्वांटिटी इज़ मच बेटर टर्म। तो इसलिए हमारे पास मोल वर्ड इंट्रोड्यूस हुआ। ठीक है, मोल इज़ द एसआई यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। MOL मोल जो है हमारी ये सिंबल है, ये क्या है, एसआई यूनिट है कि कितना सब्सटेंस हमने लिया है, अमाउंट की। ठीक है, और ये देखिए कि 1 मोल के अंदर आपके पास इतने एलिमेंट्स होते हैं, 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ये हमेशा नंबर फिक्स्ड रहता है, इसको बोलते हैं एवोगैड्रो कांस्टेंट, दैट इज रिप्रेजेंटेड एज N कैपिटल एंड सबस्क्रिप्ट में A। ठीक है, दिस इज एवोगैड्रो नंबर। The amount of substance of a system is the measure of number of specified elementary entities. Amount of substance क्या होता है, उसमें कितनी entities present हैं, right? An elementary entity may be atom, molecule, कुछ भी present हो, बस हम उसका number देखते हैं कि वो कितना present है, right? तो mole is the amount of substance that contains इतने elementary entities। अगर हम एक मोल की बात करें, एक मोल के अंदर इतने एटम्स, इतने मॉलिक्यूल्स या इतने आयंस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मतलब ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत क्लियर हो जाएगा जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी आप ये ध्यान रखिए कि 1 मोल में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्री एंटिटीज़ हो सकती हैं, कितने एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस हो सकते हैं। ठीक है, वो चीज़ थोड़ा माइंड में रखिए। लाइक यहाँ पे आपको लिखा हुआ है 1 मोल इक्वल्स टू, that should be in power 10 to the power 23। ओके, 1 यूनिट ऑफ हाइड्रोजन अगर हम देख रहे हैं, इसका मतलब क्या है, 1 U अगर मास है हाइड्रोजन का, इसका मतलब है हमारे पास एक हाइड्रोजन है। ठीक है, और एक एटम के अंदर हमारे पास क्या है, 1 मोल ऑफ एटम्स है 1 ग्राम के अंदर, राइट। अगर हम 16 U ऑक्सीजन लें, उसका मतलब है एक एटम का मास है ये। ठीक है, और अगर हम देखें एक मोल में कितने एटम्स होंगे, 1 मोल ऑफ एटम इज इक्वल्स टू 1 मोल किसके इक्वल होगा, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स के इक्वल होगा। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन अगर हम देखें इतने एटम्स के बराबर होगा। किसी भी चीज़ का एक मोल हमेशा इतने 6.022 इंटू 10 की पावर 23 के इक्वल होता है। जैसे हम ये देखते हैं ना डेली लाइफ में, 1 डज़न आपको कोई चीज़ लेनी है, उसमें 12 आते हैं, 1 ग्रॉस में 144 आते हैं, उसी तरह से 1 मोल में 6.022 इंटू 10 की पावर 23 आता है। ठीक है, तो आपको ये लर्न रखना है, राइट। देन
यही सेम चीज़ दी गई है, 18 यूनिट वाटर है, इसका मतलब है 1 मॉलिक्यूल वाटर का, ठीक है। तो 1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे, क्योंकि हमने कहा था ये जो एवोगैड्रो नंबर है ये किसी भी एंटिटी के लिए काउंट किया जाता है। एंटिटी में आपका मॉलिक्यूल, एटम्स, ये सब चीज़ें आ रही थी। तो 1 मोल इज इक्वल्स टू इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखिए, आपसे क्वेश्चंस आराम से बनेंगे फिर। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स फॉर द फॉलोइंग। फर्स्ट है हमारे पास 52 ग्राम ऑफ हीलियम, हमें यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं। अच्छा, ये नीचे आपको कुछ रिप्रेजेंटेशंस दी गई हैं जो हम यूज़ करेंगे अपने सॉल्यूशन में, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिए कि नंबर ऑफ मोल्स को स्मॉल n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। गिवन मास दैट इज़ 52 ग्राम हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कैपिटल M इज़ फॉर मोलर मास एंड गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज कैपिटल N एंड एवोगैड्रो नंबर है कैपिटल N विद सबस्क्रिप्ट A, ठीक है। सो नेक्स्ट, कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, मैं आपको दिखाती हूँ कि हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। आप ये ध्यान रखिए कि 52 ग्राम ऑफ हीलियम आपको दिया गया है, इसमें आपको मोल्स फाइंड करने हैं, ठीक है। तो जो एटॉमिक मास होता है हीलियम का वो 4 यूनिट होता है और इसका मोलर मास भी 4 ग्राम्स होगा, ठीक है। तो हमारा नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला है गिवन मास अपॉन मोलर मास, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेंगे? गिवन मास अपॉन मोलर मास से। तो गिवन मास कितना है हमारा क्वेश्चन में? 52, तो गिवन मास आप 52 लिख दीजिए। मोलर मास आपने अभी देखा यहाँ पे, दैट इज़ 4 ग्राम्स, अपॉन 4 इज़ 13, तो हमारे ये हो जाएंगे 13 मोल्स, ओके। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है, यू हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 12.044 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ हीलियम एटम्स, फाइंडिंग मोल फ्रॉम दीज पार्टिकल्स। आपको इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए गए हैं, इन पार्टिकल्स से आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, ठीक है। तो 1 मोल में आपको पता है कितने एटम्स होते हैं? 6.022 इंटू 10⁻23। तो अगर आप नंबर ऑफ मोल्स निकालना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स को एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दीजिए। गिवन नंबर क्या था क्वेश्चन में? 12.044 इंटू 10⁻23 एंड एवोगैड्रो क्या है आपका? 6.022। ये आ गया इक्वल्स टू 2, तो यहाँ पे हो गए आपके नंबर ऑफ मोल्स 2। तो आपने क्या देखा, जब हमें मास दिया था तो हम नंबर ऑफ मोल्स मास की टर्म में निकालेंगे, जो कि क्या होता है? गिवन मास अपॉन मोलर मास, राइट। और जब हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हैं तो नंबर ऑफ मोल्स उन टर्म्स में निकालो, और वो कैसे निकलेगा? गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमारे कांस्टेंट में होते हैं, दैट इज़ एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। तो आप ये इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। बाकी हम कुछ क्वेश्चंस और देखेंगे इस पे बेस्ड, राइट, ताकि आपकी और प्रैक्टिस हो पाए। फॉर एनी डाउट्स आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका जो चैप्टर 3 के कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे कवर हो गए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, राइट। सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल टू गेट द फर्दर अपडेट्स। थैंक यू।